स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, स्कूटी में टक्कर मारने के बाद कार सवार स्कूटी को काफी दूर तक घसीट कर ले गया। स्कूटी कार में भी नीचे फंसी रही और कार, बताया जा रहा है कि किसान पथ पर भाग रही थी और राहगीर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। वीडियो इस दौरान ही बनाया गया, लेकिन कार सवार रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी है। बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां पर नक्सलियों से जवानों की बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। बेजी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर और मौके से हथियार की बरामदगी भी हुई है। कोंटा के भेजी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने के लिए गई हुई थी। ओडिशा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे। खबर पंजाब के जलंधर से, जहां पर पुलिस और आतंकी लखबीर सिंह लांडा के संगठन के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर ये कि इस एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों तरफ से 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चली। इस एनकाउंटर में जलंधर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आतंकी लांडा ग्रुप के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 हथियार और कई कारतूस बरामद हुए हैं। एनकाउंटर में 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए तो 2 आतंकियों को भी गोली लगी। जिन्हें गोली लगी उनके ऊपर कई जिलों में जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कई गंभीर आरोप हैं। और देखिए, ज्ञान व्यापी केस से जुड़ा एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और वहीं हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी कोर्ट से केस ट्रांसफर की मांग की गई है। 15 मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग है। 17 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदू एकता के नाम से शुरू की गई ये पदयात्रा कल यानी कि 21 नवंबर से शुरू हुई। जो ओरछा जाकर 21 नवंबर से ये पदयात्रा शुरू हुई थी। ओरछा जाकर ये संपन्न होगी। इस पदयात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हो गई है और आज की पदयात्रा 15 किलोमीटर तक के आसपास तय की जाएगी। पहले दिन की पदयात्रा में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिला था। आज दूसरे दिन भी देश के कई प्रसिद्ध हस्तियां और राजनीति से जुड़े हुए लोग इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। दूसरे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हंगामे के बाद मारपीट हुई और मंदिर के कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है कि कोर्ट से प्रोटोकॉल दर्शन करवाने के लिए आए और 2 कर्मचारी कुछ लोगों को फर्जी रूप से एंट्री करवाना चाहते थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों कर्मचारियों ने मारपीट शुरू कर दी। खास बात यह है कि मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया। खबर बिहार के किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बेलूर घाट इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर करने के लिए अधिक संख्या में लोग जुट गए। ट्रेन में अधिक भीड़ होने की वजह से जिला मुख्यालय में ड्यूटी करने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, जिसमें डॉक्टर से लेकर मरीज तक सफर करने से वंचित रह गए। इसके बाद नाराज लोगों ने टिकट लौटाने को लेकर जमकर हंगामा किया। लोगों ने ट्रेन में बोगी की संख्या बढ़ाने और दूसरी ट्रेन की सुविधा शुरू करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि लोगों को किसी तरह से शांत कराया। खबर भागलपुर से है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि पीरपैंती अठनिया दियारा में आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक घर में आग लगने के बाद कई घरों में आग फैली गई और लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। आग में गौतम यादव की पत्नी, बेटी और बेटा, इन तीनों लोगों की मौत हो गई और वहीं गौतम यादव गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके वजह से मोमबत्ती घर में जलाया गया था और उसमें 4 सदस्य सोए हुए थे। मोमबत्ती के कारण किसी कारण बस फूस का घर था, उसमें जो मोमबत्ती गिरने से आग लगे और
जगह पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई आग लगने से, और एक आदमी को किसी तरह से हम लोग बचाए, जब हल्ला गुल्ला परिजन लोग ही किए। खबर दानापुर से, जहां बेटा में शॉर्ट सर्किट से ज्वेलरी दुकान में आग लग गई। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि बीती रात श्री गणपति ज्वेलर दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के गहने और सामान जल गए। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर बेगूसराय से, जहां पर कटिहार की महिला कलाकार ने होटल संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला कलाकार ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने के साथ डांस भी करती है। घायल कलाकार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि मंझौल में एक कार्यक्रम में उसे और दूसरी लड़कियों को बुलाया गया था, जहां पर आरोपी ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद सभी मौके से भाग गई और पुलिस ने युवती के नशे में होने की बात भी कही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। हम सबको प्रोग्राम में बेगूसराय में बुलाया गया। अच्छा। मेरे साथ बस स्टैंड के सामने एक 3-4 होटल है, उसका नाम है त्रिवेणी होटल। अच्छा। उसके सामने मेरे साथ मारपीट हुआ। 1 दिसंबर से बिहार में सरकारी स्कूल अब नई टाइम टेबल के साथ संचालित होंगे, यानी कि अब स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे तक स्कूलों में छुट्टी की जाएगी। नई समय सारणी जारी होने के बाद शिक्षकों को कितनी राहत मिली, ये जानने न्यूज़ 18 की टीम अमला टोला मध्य विद्यालय पहुंची। शिक्षकों के शिक्षा विभाग के फैसले का स्वागत यहां पर खुलकर करते नजर आए। पहले की तुलना में काफी राहत मिलने की उम्मीद जाहिर की गई। शिक्षकों ने एसीएस से मांग की कि सीबीएसई स्कूल की तरह स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संचालित हो, या फिर पहले की तरह सुबह 10 से 4 संचालित हो। शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश ने। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, यानी अब 1 दिसंबर से नए टाइम टेबल के आधार पर स्कूल संचालित किए जाएंगे। राजधानी पटना के अमला टोला मध्य विद्यालय में हम पहुंचे हैं और यहां पर हमारे साथ तमाम शिक्षक मौजूद हैं। नई समय सारणी के बाद कितनी राहत मिली है, सीधी हम बातचीत करेंगे। पहले से तो अच्छा हो गया है, क्योंकि जो पहले का टाइम था काफी लंबा था, काफी उबाऊ हो जाता था, तो वास्तव में तो हम बहुत थक जाते थे और थक के हम बहुत ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते थे। तो ये पहले से तो ठीक हुआ है, लेकिन मुझे इसमें व्यवहारिकता बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी लंबा हो गया है। तो और देखिए, पटना से खबर मिल रही है जहां पर कहा यह जा रहा है कि खान सर के जेडीयू में जाने की चर्चा हो रही है और जेडीयू नेता मनीष वर्मा से खान सर की मुलाकात हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है मनीष वर्मा, और मनीष वर्मा के आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई। शिक्षा को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई, ऐसा मनीष वर्मा ने कहा। और 22 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार से भी खान सर की मुलाकात हुई थी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो क्या खान सर का हाथ जेडीयू के साथ है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे जो तस्वीरें आई हैं वो इसकी पुष्टि कर रही हैं। आपको दिखा रहे हैं कि दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग करके। इसमें आज की ये तस्वीर है जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने पोस्ट की और उसमें खान सर की जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात हुई। इससे पहले 24 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार से खान सर की मुलाकात हुई थी और दोनों ही मुलाकात के बाद शिक्षा में सुधार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे छात्रों के लिए खान सर के योगदान पर चर्चा की बात कही जा रही है। लेकिन 1 महीने के भीतर जेडीयू के 2 बड़े नेताओं से खान सर की मुलाकात कुछ बड़ा इशारा जरूर कर रही है। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता शामिल रहे। ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में संगठन के साथ चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मिशन 2025 की रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही सहयोगी दलों में बेहतर तालमेल कैसे बनाई जाए, इसे लेकर भी चर्चा हुई। आज ये बैठक हमारे आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर के और जो हमारा अभी संगठन महापर्व चल रहा है, तो संगठन महापर्व अगले महीने समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के बाद जो नई कमेटी बनती है बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा ये दिसंबर में महापर्व का अभियान समाप्त होगा।
तो उसके बाद आगे के 6 महीने के लिए पार्टी क्या क्या कार्यक्रम रखेगी, जिससे कि 2025 के चुनाव को हम लोग लक्ष्य बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। टीचर ट्रांसफर पर गाइडलाइन जारी हुई है। आपको बताते चले बीपीएससी सक्षमता पास टीचर जो है आवेदन कर सकेंगे। पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल का विकल्प खत्म है और अपने आईडी से ई शिक्षा कोष पर आवेदन दिया जा सकेगा। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकेंगे और ट्रांसफर के लिए 10 विकल्प मिलेगा। शिक्षकों को 3 विकल्प देना होगा, ये अनिवार्य है और प्राइमरी से लेकर के +2 शिक्षक इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो न्यूज 18 की मुहिम को बिहार के शिक्षकों ने धन्यवाद दिया है। वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर आज ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र ने पटना के गर्दनी बाग और जीटीओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने जीटीओ ऑफिस के पास से उन्हें तुरंत हटा दिया। बाद में फिर से ग्राम रक्षा दल के लोग गर्दनी बाग पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष सिकंदर ने यह कहा कि पिछले कई सालों से वे लोग वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और आगे भी उनका आंदोलन उनकी मांग नहीं पूरी होने तक चलता रहेगा। और पटना से खबर मिल रही है, पटना यूनिवर्सिटी में देखिए एक बार फिर से हंगामा हुआ है। छात्र जो है वो छात्र संघ के सदस्यों ने यहाँ पर हंगामा किया है। कॉलेज को बंद कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ वहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। मौके पर हालांकि पुलिस बल की तैनाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी है। ग्रामीण कार्य विभाग की योजना का सीएम ने उद्घाटन किया, साथ ही काम की भी शुरुआत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने 8,858 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके तहत 2,974 किलोमीटर लंबे 1,773 ग्रामीण पथों के साथ 36 पुलों का उद्घाटन शामिल है। सुदूर इलाकों से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचने में ग्रामीण कार्य विभाग की इन योजनाओं की एक बड़ी भूमिका होगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने अभी हाल ही में 20,000 करोड़ की लागत से 25,000 किलोमीटर ग्रामीण पथ बनाने का काम शुरू किया है। इन सड़कों को 7 वर्षों तक मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाएगा। इस तरह की योजना शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य है। अररिया के सिमराहा में कल देर रात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हमले में एसआई मसूद आलम को हल्की चोट लगी, जबकि सिमराहा थाना के अपर थानाध्यक्ष इम्तियाज खान बाल बाल बच गए। आपको बताते चलें कि दरअसल सिमराहा थाना के पीछे मेला ग्राउंड में पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी जो है हथियार के साथ वहां पर मौजूद है। तो अपर थानाध्यक्ष इम्तियाज खान थाना को सूचना देकर रेड करने के लिए निकल पड़े और अपराधी को पकड़कर लाने के दौरान ही भीड़ ने चोर चोर का शोर किया और भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अपर थानाध्यक्ष इम्तियाज खान का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एसपी अमित रंजन ने यह बताया है कि घटना कल रात की है और कुल 23 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें आपको, पुलिस जो है उस दौरान सिविल ड्रेस में रेड करने के लिए गई थी। के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ 2 बाइक वाले आर्म्स के साथ खड़े हैं। इसकी सूचना मिली, ये थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए और पेट्रोलिंग को सूचित करते हुए निकल गए। दोनों लड़कों को धरपकड़ करने लगे। इसके बाद वो लोग हल्ला गुल्ला किया कि चोर चोर। इसके बाद 150-200 आदमी उसके सहयोग में आ गए, इनको मारने पीटने लगे लोग। सिमडेगा में ईवीएम निगरानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल ईवीएम स्ट्रांग रूम सिमडेगा कॉलेज में बनाया गया है, जहां ईवीएम की निगरानी कर रहे बीजेपी के लोगों से कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रणधीर रंजन उलझते नजर आए। उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगा। बीजेपी नगर महामंत्री संटू गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता देर रात नशे में यहां पहुंचे और अनाप शनाप बोलते हुए भाजपा के लोगों को काफी परेशान किया। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। चालू किया उस दरमियान कांग्रेस के अधीर रंजन जो कि कुर्सी लगा के सीसीटीवी के सामने खड़े हो गए, बैठ गए। देखते हैं तुम कैसे देखोगे 70-71, तुम कैसे देखोगे 70-71। और उसके बाद उनको डिस्टर्ब करना चालू किया। फिर भी मैंने कुछ भी उससे बर्ताव नहीं किया, ना बोल चाल किया। उसके बाद मैं अपना काम करते रह गया। सवेरे हम सोचे कि एक बार घूम के आते हैं स्ट्रांग रूम से, और
यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ लोग उपद्रवी टाइप का नशे की हालत में थे, जैसे पता है लोग, और कुछ यहाँ अभद्र टाइप का व्यवहार इन लोग के साथ कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि मेरा अपना काज करता है, क्या हुआ क्या नहीं है, तो इसीलिए मैं सीसीटीवी निरीक्षण जो बैठता है यहाँ आया हूँ जानने बूझने के लिए। अगर ऐसी हरकत किया है तो हम उसको पार्टी की तरफ से पनिशमेंट जरूर देंगे। चतरा जिले की सिमरिया और चतरा विधानसभा क्षेत्र में भी मतगणना की तैयारी लगभग पूरी है। देखिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त रमेश घोलप ने यह बताया कि चतरा कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में सिमरिया और चतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का मतगणना जो है वो 24 राउंड और चतरा विधानसभा क्षेत्र का मतगणना 27 राउंड में होगी। तो मतों की गिनती के लिए 18-18 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल से लेकर के अन्य सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 23 तारीख को जिले में जो चतरा कॉलेज है वहाँ पे स्थित मतगणना हॉल में की जाएगी। हमारे दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम काउंटिंग के लिए 18 और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम लोगों ने 14 टेबल बनाए हुए हैं। खबर सिमडेगा से, जहां दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा बानो पहुंचे। उन्होंने हटिया राउरकेला रेल दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बानो सहित ओरला, परबा, टोली, टाटी और कनारावा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। बानो रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन का दर्जा मिलने के बाद बानो स्टेशन में उच्च स्तरीय सुविधा दी जा रही है। स्टेशन को विकसित और बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन पे रहती है, वो सब सुविधाएं बानो स्टेशन पे भी दी जा रही हैं और ये सब सुविधाएं हम लोग इस साल मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। कार्य उसका ऑलरेडी चल रहा है। खबर दानापुर से, जहां पर पुलिस ने एक अपराधी को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। नीमतल छोटी मछुआ टोली से पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी विक्की कुमार अपने सहयोगी के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। पुलिस उसके साथ रहे दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये व्यक्ति को जिसके साथ इसका 4-5 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए जा रहा था। इसमें हमें एसटीएफ की मदद से इनपुट्स मिला, तो हम लोगों ने तुरंत जो क्यूआरटी और डीआईयूटी में अनुमंडल के स्तर पर उसकी मदद से और एसटीएफ की मदद से इसको तुरंत नीमतल छोटी मछुआ टोली से गिरफ्तार किया और अभी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शेखपुरा से खबर, जहां पर शेखुपुर सराय इलाके के कई गांव में उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब को यहां से बरामद किया और बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। हाल के दिनों में जिले में शराब तस्करी की घटनाएं सामने आई, जिसे देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने में जुटी। खबर कटिहार से, जहां पुलिस ने प्रेस लिखी हुई बाइक से नशीले पदार्थ की तस्करी का खुलासा किया है। सहायक थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कि बंगाल में मालदा के बांग्लादेश बॉर्डर के पास में कालिया चौक से स्मैक की खेप लाते थे। दोनों को 200 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से जांच के दौरान स्मैक के साथ फर्जी मीडिया कार्ड और माइक भी जब्त की गई है। कटिहार पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसके तहत नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा रही है। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण तो जरूर किया गया, लेकिन इन सेंटर्स में ताला लटका रहता है। रीगा प्रखंड के बोलाकीपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यही हाल है। खबर जमुई से, जहां पर पोषण पुनर्वास केंद्र में एक भी बच्चे नहीं है। यहां पर ड्यूटी पर तैनात लोगों के पास कोई काम नहीं है। जिले के कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी। राजधानी पटना की हवा अब भी खराब ही नजर आती है। पिछले दिनों के मुकाबले पटना की हवा में हालांकि थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी AQI 300 के आसपास है। बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां की हवा में लगातार खराब स्थिति नजर आती है, जिनमें दानापुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर शामिल है। और हाल ये है कि धूप निकलने के बाद भी चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। और खबर बोकारो से, जहां पर चंदन कियारी थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर ATM से चोरी के बाद चोर ATM को भी उखाड़ कर ले गए। पुलिस को गुरुवार को ही इस मामले की जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस CCTV की मदद से छानबीन कर रही है। हालांकि ATM में कितने रुपए थे इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।
पुलिस चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है।